हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मुलान एकेडमी आपके लिए बेहद ही शानदार कोर्स लेके आ रही है, जिसका नाम दिया है स्काई वन। इस कोर्स में कौन एलिजिबल है? तो कोई भी विद्यार्थी जो स्टूडेंट है, जो सीखना चाहता है, यानी उम्र की कोई बार नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है, ना ही कोई क्लास की बाइंडिंग है। यानी आप अगर एट्थ में पढ़ते तो भी आपके लिए ये उतना ही उपयोगी है अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए या प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस कोर्स को आपको मिस नहीं करना है। आपके परिवार में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको इस कोर्स में एनरोल करवा देना है। तो चलिए हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? देखो, इस समय अगर हम देखें विश्व के परिप्रेक्ष्य में, तो जो इकोनॉमिक हालात है वो शानदार नहीं है। अमेरिका के जो बड़े बड़े बैंक हैं वो कोलैप्स हो रहे हैं। वहीं भारत के शक्तिकांत दास साहब, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। कौन है शक्तिकांत दास साहब? तो ये भारत के जो सबसे बड़ा बैंक है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम बैंकों का बैंक कहते हैं या केंद्रीय बैंक कह सकते हैं, इसके 25वें नंबर के गवर्नर है। कितने नंबर के? 25th नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब। और इनको कौन सा अवार्ड मिला है कि यानी विश्व में जितने भी केंद्रीय बैंक है ना, उनमें सबसे टॉप के बैंक के जो हेड है उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और 2023 के लिए किसे प्रदान किया गया है? शक्तिकांत दास साहब को। और शक्तिकांत दास साहब ये भारत के या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर है। और इन्होंने उर्जित आर पटेल का स्थान लिया था। किसका? यूआरपी साहब का स्थान लिया था, उर्जित आर पटेल साहब का। और जब जब उन्होंने मोनेटाइजेशन किया था, नहीं सॉरी, डीमोनेटाइजेशन किया था, उसके बाद में जो स्थिति थी उसको संभालने में, हालात को सामान्य करने में इन साहब का बहुत बड़ा योगदान था। और अभी जब विश्व के प्रमुख बैंक, बड़े बड़े बैंक कोलैप्स कर रहे हैं, वहाँ की बैंकिंग अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहीं भारत की बैंकिंग व्यवस्था पे लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ग्रेट लीडरशिप बाय शक्तिकांत दास साहब। अब देखो, ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा गया है? तो ये पुरस्कार इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग नाम की एक संस्था है, उसके द्वारा दिया गया है। देखो, संस्था का नाम बहुत बड़ा है, तो ये मान सकते हैं कि ये विश्व के जो सेंट्रल बैंक होते हैं उनके संदर्भ में ध्यान रखने वाली संस्था है और उनको पुरस्कार प्रदान करती है। अगर बात करें गवर्नर ऑफ द ईयर, ये तो हो गया, अपने शक्तिकांत दास साहब को मिल गया ये पुरस्कार। तो वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये यूक्रेन के जो नेशनल बैंक है ना, जैसे भारत में आरबीआई सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है, उसी तरह यूक्रेन का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है यूक्रेन नेशनल बैंक, उसको यह पुरस्कार दिया गया। क्योंकि देखो, यूक्रेन में हालात है वो सामान्य नहीं है, और इन असामान्य परिस्थितियों में व्यवस्था को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और यूक्रेन का जो नेशनल बैंक है वो एक कार्य बखूबी कर रहा है, तो इस कारण उसे सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब देखो, 16 मार्च, ये डेट महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। यानी टीके लगाते हैं ना, वो उसको अवेयर करने के लोगों में कि आपको कोई भी टीका छोड़ना नहीं चाहिए, इसके लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में। और चूंकि 1995 में 16 मार्च को शुरू किया गया था, तो अब ये 2023 में भी 16 मार्च को ही मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जब ये शुरू किया गया था तब क्या था कि देखो, पोलियो का प्रकोप था उस समय देश में, तो भारत को पोलियो मुक्त देश बनाना, ये इसका उद्देश्य रखा गया। और मुख्य उद्देश्य पोलियो मुक्त देश की ओर कदम बढ़ाना हो गया। अच्छा, ये हमने टीकाकरण जो दिवस है मनाना 1995 में शुरू किया, उसका प्रमुख अभी तो देखो बहुत सारी बीमारियों के लिए टीके लगाए जा रहे हैं, तो टीकाकरण दिवस को सीमित करना सही नहीं है। लेकिन जब शुरुआत की गई थी उसका मुख्य उद्देश्य पोलियो मुक्ति था। लेकिन भारत 2014 में ऑफिशियली पोलियो से मुक्त हो गया। यानी कह सकते हैं कि भारत में कोई भी पोलियो ग्रसित नहीं है, या किसी भी व्यक्ति को बिना पोलियो ड्रॉप कोई भी बंदा नहीं रहता है। 2014 में इसे ये आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से ये सर्टिफाई कर दिया गया था। अब हम बात करें, देखो टीकाकरण का नाम आया तो एक संस्था काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो कौन सी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं।
ये डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1948 में, यानी हम 1947 में आज़ाद हुए और इसके नेक्स्ट ईयर 1948 में विश्व स्तर पर जो ये हेल्थ केयर में जो कार्य करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होगी। हमको 1947 में भारत के आज़ाद होने से रिलेट करना है, ये इससे सीधा संबंधित नहीं है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ इसलिए डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई। लेकिन हमें इन चीज़ों को याद रखना है, कहीं ना कहीं स्ट्राइक रहेगा माइंड में। तो देखो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी और वर्तमान में कार्य कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। एक तो अधिकतर जो छोटी एग्जाम जो होती है कई बार एसएससी में भी पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। वहीं इसके हेड कौन है वर्तमान में? तो जो आदानाम साहब है, कौन है? आदानाम टेड्रोस आदानाम साहब है, ये इसके डीजी है, या यूँ कहे डब्ल्यूएचओ के जो की पर्सन में सबसे टॉप के पर्सन है वो कौन है? वो है टेड्रोस आदानाम। और कौन सी संस्था के तहत ये कार्य करती है? जो डब्ल्यूएचओ है कौन सी संस्था के तहत कार्य करती है? तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो संस्था है यूएनओ की, उसके तहत ये संस्था कार्य करती है। इसका बजट कितना है? ईयरली बजट। देखो एजुकेशन पे बजट बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और ये विश्व के जो गरीब देश हैं या जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं वर्ल्ड के, उनके हेल्थ केयर के लिए कार्य करती है, तो बजट काफ़ी होना आवश्यक है। तो 2020-21 के आंकड़ों की बात करें तो इसका बजट था लगभग $8 बिलियन। कितना था? लगभग $8 बिलियन इसका बजट था। अभी देखो एक नाम सुर्खियों में रहा है हमारी नेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी, इनका नाम है एरिक गारसेट। कौन है एरिक गारसेट? देखो एरिक गारसेट है, ये भारत में राजदूत बनाए गए हैं यूएसए के द्वारा। अब यूएसए के राजदूत भारत में बनाए गए हैं, ऐसे तो बहुत सारे राजदूत होंगे। तो सबसे पहले तो देखो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण देशों में यूएसए होता है, और वहाँ के राजदूत स्पेशली भारत में जो डिप्लॉय होंगे वो महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक है। लेकिन इनके साथ एक इंटरेस्टिंग घटना भी जुड़ी हुई है। इनको 2021 में ही कह दिया था, 2021 में ही कह दिया था कि आपको भारत में राजदूत नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ये बाइडेन साहब ने कह दिया कि एरिक गारसेट भारत में राजदूत होंगे यूएसए के। लेकिन वहाँ की जो एक संस्था होती है, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा होती है ना, उसी तरह से वहाँ पे सीनेट नाम की संस्था होती है। सीनेट ने कहा कि नहीं, हम अभी इसको अनुमोदित नहीं करते। तो बाइडेन साहब ने इनको नामित तो कर दिया था, लेकिन सीनेट ने इनको अनुमोदित नहीं किया था। लेकिन अब जाके अनुमोदित किया गया है, यानी 2 साल तक भारत में अमेरिका का कोई स्थायी राजदूत नहीं था, अब जाके नियुक्त किए गए हैं। और इनका नाम याद रखना है, गारसेट साहब। क्या है? एरिक गारसेट। ठीक है, तो क्या प्रश्न बनेगा कि भारत में यूएसए के नए राजदूत कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? एरिक गारसेट। सॉरी, अगर हम यूएसए के राष्ट्रपति की बात करें तो जो बाइडेन साहब यूएसए के राष्ट्रपति साहब है, वहीं वहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस मैडम है, वो यूएसए की उपराष्ट्रपति है जो भारतीय मूल से संबंधित है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अभ्यास सीड ड्रैगन, एक सीड ड्रैगन एक्सरसाइज है 2023 की। ये कहाँ आयोजित की जा रही है? तो एक गुआम में। कहाँ पे? गुआम एक द्वीप है ना, और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये देखो यूएसए की जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना, वो कौन से देश का है? वो यूएसए का है। अब हम गुआम को लोकेट करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभ्यास सी ड्रैगन है उसका पहला आयोजन कब से किया गया। तो इस सी ड्रैगन में भारत भाग लेता है, बिल्कुल लेता है, और 2015 से इसका आयोजन शुरू किया गया। और इस बार का गुआम अमेरिका में हो रहा है, और भारत ने इसमें जो एक विमान भेजा है उस विमान का नाम है P8I विमान भेजा है भारत ने। देखो यूएसए की एक्सरसाइज है, गुआम अमेरिका में आयोजित हो रही है, अभ्यास का नाम सी ड्रैगन है, और इसमें भारत ने जो विमान भेजा है P8I, इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले तो बात ये क्या है, तो एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, P8A है ना, ये पोर्टसाइन विमान का एक प्रकार है, और बोइंग कंपनी ने बनाया है इसे। बोइंग कौन सी? एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है। और 907 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है। स्पीड कितनी है इसकी P8I की? 907 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, लगभग 1000 के टच हो गया। और एक बार में 1200 समुद्री नॉटिकल मील की दूरी कर सकता है, यानी एक बार जब पेट्रोल भरेगा तो 1200 समुद्री नॉटिकल मील होती है ना, उसको ये लांघ जाएगा। और
अब ये भारत में कब शामिल किया गया? तो 2009 में इसे भारत ने द्वारा खरीदा गया। और इंटरेस्टिंग बात, जब बोइंग ने ये विमान बनाया तो सबसे पहले किसी देश ने इस विमान को खरीदा था ना, तो वो भारत ही था। भारत ने सबसे पहले इस पर विश्वास जताया था। और इस विमान का नाम क्या है? P8I। सी चेंज क्लाइमेट अभियान, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित पर्यावरण से संबंधित एक अभियान है जो पर्यावरण को पॉजिटिव रखने में मदद करेगा। और इसमें भारत की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है वो किसे बनाया गया है? श्रेया घोड़ावत जी को। क्या नाम है इनका? श्रेया घोड़ावत। और इनको सी चेंज क्लाइमेट अभियान है, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नाम है? श्रेया घोड़ावत। इनको सी चेंज क्लाइमेट अभियान का भारत की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आहार 2023। आहार क्या होता है? आहार होता है भोजन। और कैसा भोजन? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन। तो एक मेला लगा है, उस मेले का नाम रखा है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला है। और नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहाँ पे ये आहार 2023 आयोजित किया जा रहा है। वहाँ पे देश विदेश के प्रतिष्ठित जो लोग हैं वो आएंगे, विभिन्न जो होटल्स है बड़े बड़े वो आएंगे, और कई बड़े बड़े शेफ यहाँ पे आएंगे। और मतलब भारत की जो ये पाक कला है उसको दुनिया के सामने बताया जाएगा। और जो कंपनियां होगी वो टॉप के जो शेफ होंगे उनको हायर करके ले जाएगी ताकि वो वहाँ पे कार्य कर सकें। फरवरी 2023 जो मुद्रास्फीति है ना, वो बढ़ के कितनी हो गई? घट के देखो 6.44 हो गई। इस पहले ये थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब 6.44 रह गई है, यानी पिछले महीने के मुकाबले ये कम हो गई है। अब महंगाई की बात करते हैं तो देखो, खुदरा मूल्य महंगाई की बात करते हैं तो उसमें जो सीपीआई है उसका प्रमुख योगदान है। सीपीआई क्या होता है? सीपीआई का तात्पर्य होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या यूं हिंदी में कहे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन जारी करता है ये सीपीआई? तो सीपीआई को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्या शामिल होता है इसमें? तो देखो, इसमें भोजन शामिल होता है, बिल्कुल होता है। चिकित्सा, ये भी होता है। शिक्षा, एजुकेशन, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी। अब इनकी कीमत में बढ़ोतरी या कमी होती है ना, उसके आधार पे सीपीआई का निर्धारण होता है। अब इसके उप समूह भी है, यानी एक तो मोटे मोटे समूह तो ये हो गए। अब इसमें उप समूह क्या है? इसमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, ईंधन, प्रकाश, आवास, कपड़े, बिस्तर और जूते। 4 प्रकार की सीपीआई होती है। सीपीआई में 4 प्रकार होते हैं। एक तो देखो, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है ना उनके लिए सीपीआई। एक कृषि मजदूर, एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं, उनके लिए सीपीआई। एक रूरल लेबर के लिए सीपीआई। और एक सीपीआई होती है वो कंबाइंड, यानी शहरी ग्रामीण, इसको संयुक्त रूप से शामिल कर लिया जाता है, तो ये कंबाइंड सीपीआई होगी। तो जो इसमें पहले 3 प्रकार के आंकड़े हैं, जो क्या बोलते हैं, उसको श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। यानी अगर बात करें औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, तो ये भी श्रम और रोजगार मंत्रालय का जो श्रम ब्यूरो है, इसे इंग्लिश में लेबर ब्यूरो कहते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाएगा। कृषि मजदूरों के लिए जो सीपीआई है वो भी इसे लेबर ब्यूरो जारी करेगा। और ग्रामीण मजदूरों के लिए जो रूरल लेबर के लिए सीपीआई है वो भी जारी करेगा। लेकिन जो शहरी ग्रामीण की जो संयुक्त सीपीआई है, या यूं का एक कंबाइंड सीपीआई है, इसे जारी करेगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो सीएसओ कार्य करता है उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बड़ा प्रश्न है, और अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है जिसमें हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीपीआई के लिए जो आधार वर्ष है, आधार वर्ष कौन सा है सीपीआई के लिए? तो सीपीआई के लिए आधार वर्ष है 2012। कौन सा है? 2012। ठीक है। लेकिन जो श्रम और रोजगार मंत्रालय ना, उन्होंने औद्योगिक श्रमिकों के लिए, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई जारी करेगा ना, इसके लिए जो आधार वर्ष है ना वो परिवर्तित कर दिया है। और अब कितना कर दिया है? 2016 कर दिए। तो अगर ओवरऑल पूछे आपसे कोई भी, अगर उसमें फिल्टर ना लगाए तो कह सकते हैं कि 2012 आधार वर्ष है सीपीआई का। लेकिन बात करें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2016 को बना दिया है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब देखो, आरबीआई है ना, मुद्रास्फीति को निर्धारित करने के लिए आरबीआई क्या करती है? उनका टारगेट है मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर को 4%
पे मेंटेन रखना, और उसमें उनको ढील दी गई है ±2% की, यानी 2% से 6% महंगाई होती है। इस बीच के अंदर आरबीआई को महंगाई को रिटेन रखना होता है, ये आरबीआई के टारगेट है। अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में हालांकि एक बार ये 6% से ऊपर चला गया था, लेकिन आरबीआई ने अपने मतलब डिसीजन से, अपने प्रभावी नेतृत्व से इसको वापस 6% से नीचे लेके आ गए हैं। और अब उन्होंने सीपीआई को जो बेस बनाया था मुद्रास्फीति निर्धारित करने के लिए, वो 2014 अप्रैल से शुरू किया था। कब से? 2014 अप्रैल से। आगे चलते हैं। देखो आईसीसी अब क्या करती है, हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार देती है। अब फरवरी महीने के लिए भी दिया बिल्कुल। तो महिलाओं में ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो फरवरी महीने के लिए महिलाओं को में जो पुरस्कार है वो एस्ले गार्डनर को दिया गया। किसे? एस्ले गार्डनर मैडम को दिया गया। और इनका संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। और आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया ने महिलाओं का विश्व कप एक बार फिर जीत लिया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका को इन्होंने फाइनल में हरा दिया है। वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में जो प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार है वो हैरी ब्रूक को दिया गया। क्या नाम है? हैरी ब्रूक। और हैरी ब्रूक का संबंध कौन से देश से है? तो इनका है इंग्लैंड से संबंधित है, यानी इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी है हैरी ब्रूक। उनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी के लिए। और महिलाओं में एस्ले गार्डनर मैडम को, इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से। सिप्री रिपोर्ट 2023, सिप्री रिपोर्ट 2023 के आंकड़े आ गए हैं, बिल्कुल आ गए हैं। और क्या कहता है ये रिपोर्ट? ये कहता है कि भारत है ना वो दुनिया में सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश है। यानी हथियार दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा देश खरीदता है? तो अपना प्यारा भारत खरीदता है। खरीदना पड़ता है भाई साहब, क्योंकि एक तो बेटा है नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, एक मतलब नापाक चाइना, ये दो देश है। और ये देश मतलब सियाणपत कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो इनका इलाज करने के लिए हमें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। और हमें मतलब पूरे दुनिया में जितना भी हथियार खरीदा जाता है उसका 11% हथियार भारत खरीदता है। और दूसरे नंबर पे कौन है भारत के बाद में? सऊदी अरबिया। यानी सऊदी अरबिया का मतलब 36 का आंकड़ा है, किसके साथ में? ईरान के साथ में, क्योंकि इस खाड़ी देशों में यहाँ पे डोमिनेंस की लड़ाई है। तो उसमें सऊदी अरबिया ये दूसरे नंबर पर सर्वाधिक हथियार खरीदता है। अगर हथियार बेचता है तो कौन सबसे ज़्यादा बेचता है? तो अमेरिका। यानी हथियार कमाई, बेचने से कमाई कौन कर रहा है, मज़े कौन ले रहा है इसका? तो ये अमेरिका ले रहा है। और जगह जगह जो युद्ध होते हैं उसमें करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ये यूएसए का ही है, क्योंकि ये जगह जगह युद्ध करवाता है और वहाँ पे फिर अपने हथियार बढ़िया बेचता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि पिछली बार के मुकाबले यूएसए के हथियारों की बिक्री में वृद्धि हुई है। कितनी? 14%। अब देखो दूसरा देश जो हथियारों में अमेरिका को टक्कर देता है वो कौन है? वो रशिया। रशिया पूरे विश्व का 16% हथियार निर्यात करता है। लेकिन अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है। अब इस वॉर में रशिया को तो खुद को हथियार चाहिए, रशिया को तो हथियार चाहिए ना, तो वो उतने बेच नहीं पा रहा है। अब वो क्या कर रहा है? वो हथियार अपने सैनिकों को दे रहा है। तो उसके हथियारों की बिक्री में 31% की कमी आई है पिछले साल के मुकाबले। तो कह सकते हैं हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश है भारत और सऊदी अरब, और हथियारों के सबसे बड़े निर्यातक देश है अमेरिका और रशिया। उम्मीद आप इसको समझ गए। IQ एयर वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। ये रिपोर्ट एक स्विस एजेंसी है, IQ एयर वर्ल्ड क्वालिटी, ये जारी करती है। और इसमें कहा गया है कि भारत है ना दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश है। यानी अगर प्रदूषित देशों की लिस्ट बनाई जाए तो भारत कितने नंबर पे आता है? तो ऊपर से 8वें नंबर पे आता है। यानी ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन इसमें अच्छी बात एक ये है कि पिछली बार जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी तब भारत इसमें 5वें नंबर पे था। तो भारत ने अगर बात करें एयर क्वालिटी में थोड़ा अच्छा काम किया, बिल्कुल किया है। देखो बाकी चीज़ें तो प्राकृतिक है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं ना वो हम मानव जनित भी है। प्रदूषण मानव जनित स्रोतों में से एक आता है जो पर्यावरण को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो भारत इसमें अच्छा कर रहा है, क्योंकि पहले ये 5वें नंबर पे आ रहा था और अब ये 8वें नंबर पे आ रहा है। SVRA क्या है? स्पेशल वेस्ट और रूपी अकाउंट। क्या होता है स्पेशल वेस्ट और रूपी अकाउंट? अभी ये चर्चा में रहा, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने अनुमति दे दी है 18 देशों को, जिसमें रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, यूएसए तो है ही है, जो बड़े बड़े देश है ना इनको शामिल किया गया है। 18 देश है वो आरबीआई के SVRA देशों में शामिल किया गया है। इसमें क्या होता है, जो विदेशी बैंक होते हैं ना वो भारत में खाता रखते हैं और वो भारतीय रुपए में ट्रांजैक्शन करते हैं, इसे कहते हैं वेस्ट्रो अकाउंट। और ये आरबीआई ने 18 देशों को अनुमति प्रदान की है। नेशनल ग्रीन हाईवे कॉरिडोर, ये भी चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि देखो
अभी विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसने $500 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इसके लिए। कितने राज्यों से संबंधित है? तो नेशनल ग्रीन हाईवे कॉरिडोर है, इसमें 4 राज्य आएंगे। कौन कौन से? एक तो अपना प्यारा हिमाचल प्रदेश हो गया, एक अपना प्यारा राजस्थान, एक अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये 4 राज्य नेशनल ग्रीन हाईवे कॉरिडोर में शामिल किए गए हैं। इसके तहत 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कितना? 781 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और जो बजट है इसका कितना है? $500 मिलियन बजट रखा गया है। बाकी जैसे जैसे ये एक्सटेंड होगा बजट को भी बढ़ाया जा सकता है। एक देखो बजट, जो बुलेट ट्रेन है उसको लेके हम बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। बुलेट ट्रेन कब आएगी, और चाहते हो कि आज जाके बुलेट ट्रेन में बैठ जाएं, लेकिन इतना जल्दी नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। कब तक? अगस्त 2026 तक। यानी रेल मंत्री हमारे कौन? अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने कहा है कि अगस्त 2026 तक भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ा दी जाएगी। भाई साहब क्या बात है! और कहाँ से कहाँ दौड़ेगी? तो अहमदाबाद से लेके मुंबई तक जाएगी। और इसकी टोटल जो दूरी रहेगी तो वो कितनी रहेगी? 508 किलोमीटर। यानी बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच में दौड़ेगी, 508 किलोमीटर ये दूरी रहेगी, और अगस्त 2026 में इसे रन कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। GPT-4। GPT-4 क्या है? GPT-4 है मतलब चैट जीपीटी का नाम तो आपने सुना ही है। वो किस पे काम करता है? तो उसके लिए जो एल्गोरिदम होता है, जो लैंग्वेज होती है, उसे कहते हैं GPT-4। काफ़ी चर्चा में रहा चैट जीपीटी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम फेल कर दिया। कोई भी प्रोजेक्ट हो चैट जीपीटी उसको बना देगा, मानव काम की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब जो ह्यूमनॉइड वर्क है उनको चैट जीपीटी कंप्लीट कर लेगा। जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, कल को चैट जीपीटी पढ़ा देगा आपको, है ना। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक तरीके से एआई बेस्ड टेक्निक कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सारी एक जगह डाल दो और उससे संबंधित कोई भी बात पूछोगे तो फिल्टर करके आपको आपने जो पूछा है वो बात बता देगा। तो ये चैट जीपीटी है। अब चैट GPT-4, अब इसकी एक नई लैंग्वेज है, एक अपडेटेड लैंग्वेज है, नई पीढ़ी है। एआई लैंग्वेज मॉडल की एक नई पीढ़ी है, और ये ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। और इसका ओपन इंटेलिजेंस है ना, ये क्या होता है, ये एक कंपनी है और यूएसए के अंदर अवस्थित है, सैन फ्रांसिस्को में इसका ऑफिस है। इसमें क्या होता है, जो GPT-4 है इसमें थोड़ी सी जो वर्ड की पावर है ना वो बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 25,000 वर्ड्स को ये कंट्रोल कर सकता है। चैट जीपीटी काफ़ी लोकप्रिय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कार्य करता है। ओपन एआई कंपनी ने इसे 2022 में लॉन्च किया था। अब बात करें चैट जीपीटी को लॉन्च कब किया गया था? 2022 में किया गया था। अच्छा, जीपीटी में जीपीटी क्या है, ये एक प्रश्न बनता है कि जीपीटी क्या है भाई साहब। तो जीपीटी में चैट तो चैट हो गया, जी का मतलब हो गया जेनेरिक, पी का मतलब प्री ट्रेंड, और टी का मतलब ट्रांसफॉर्मर। यानी जेनेरिक प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर होता है, ये होता है जीपीटी। तो इसे कहते हैं चैट जीपीटी, चैट जेनेरिक प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने क्या किया, चैट जीपीटी पे गया और मैंने इससे पूछ लिया कि चैट जीपीटी क्या होता है, व्हाट इज GPT-4, GPT-4 क्या होता है। तो इसने क्या बताया, एज ऑफ माई नॉलेज, कट ऑफ डेट ऑफ September 2021, there was no official announcement from the OpenAI about the development of release of GPT-4। ये कह रहा है कि GPT-4 की रिलीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे रिलीज़ बता दिया गया है। इसका मतलब इसकी जानकारी अधूरी है। चैट जीपीटी भैया अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है ना। तो इस पर विश्वास नहीं करना है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए ये किसे मिला है? 2022 के लिए जो सरस्वती सम्मान है वो शिव शंकरी जी को मिला है। किसे मिला है? शिव शंकरी जी। कौन है शिव शंकरी जी? ये तमिल लेखिका है। कौन है? तमिल, यानी तमिल लैंग्वेज में लिखते हैं शिव शंकरी जी, और राइटर है। इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2022 के लिए। अब कौन सी बुक के लिए इनको मिला है? तो इनकी एक किताब है, उसका नाम है सूर्यवंशम। जो आप देख रहे हो ना, ये इस बुक का कवर पेज है। ये अपने श्रीमती शिव शंकरी जी मैडम जी, और इनको ये पुरस्कार मिला है सरस्वती सम्मान। कौन देता है सरस्वती सम्मान? तो देखो, सरस्वती सम्मान है वो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। कब से शुरू किया गया सरस्वती सम्मान? तो 1991 से, 1991 से सरस्वती सम्मान देना प्रारंभ कर दिया गया था। अभी किनको दिया जाता है सरस्वती सम्मान? तो कोई भी राइटर है वो अगर भारत के जो संविधान के भाग 8 में जो भाषाएं हैं
उन भाषाओं में से किसी भी भाषा में अगर वो लेखन करते हैं तो उनको ये सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्तमान में भाग 8 में कितनी भाषाएं शामिल है? तो देखो 22 भाषाएं इसमें शामिल है। क्या राजस्थानी शामिल है? नहीं, अभी शामिल नहीं है, लेकिन जल्द ही हमारे जो जितने भी प्रतिष्ठित नामी व्यक्ति है वो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, तो शामिल हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव, इनको आप चर्चा से दूर नहीं रख सकते, चाहे तो 360 डिग्री शॉट हो या इंटरेस्टिंग शतक लगाना हो। अभी इनको जियो सिनेमा है ना, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भैया जितने भी बड़ी ब्रांड है वो सूर्य कुमार यादव को जल्दी ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य उद्दीप्त हुआ है, जिस प्रकार चमक रहा है, तो ऑब्वियसली इसको हर कोई बनाना चाहता है। और जियो सिनेमा है, इन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। PFRDA जो प्रोविडेंट फंड क्या बोलते हैं, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड डेवलपमेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस संस्था है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने? तो दीपक मोहंती जी बने। माइंड से स्ट्राइक नहीं हो पाया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और जब आप विश्वास करते तो सब संभव होता है। आपको पता ही है, टीम उलान आपके लिए बहुत ही शानदार एक कोर्स लेके आ रही है, और इसका नाम हमने दिया है Sky1। आप ज़रूर इनरोल करें। बहुत नॉमिनल इसकी फ़ीस रहेगी, अभी फ़ीस रिवील नहीं की गई है, लेकिन जो हमारी टीम है इस बारे में जल्द आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी। पूरा क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, कितने दिन का प्रोग्राम होगा, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जितने भी, अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर्टिकुलर चीज़ का जो आपको पढ़ाया जाता उसका नुकसान होने वाला है। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करें। अपने खुद को ज्वाइन तो करना ही है, अपने भाई को, बहन को, या कोई भी आपका रिलेटिव जो आपका हित, मतलब जिसका आप हित चाहते हो, उसको इस प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करवाना है। बाकी थैंक यू, पढ़ते रहो, धन्यवाद, बाय बाय, सबा खैर।